जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे आप देखते हैं काफ़ी जो सिविल सर्विसेज है उससे रिलेटेड काफ़ी मैटर आपको मिलता है। मेरी एक पहल है उत्तराखंडी होने के नाते, और मैंने एक जो काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं उत्तराखंड के जो एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर उन सभी को एक चैलेंज मिलता है। वो ये मिलता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो जो नोट्स प्रोवाइड करती है वो हिंदी में करती है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी समस्या हो रही है। तो मेरी इसमें पहल है कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हिंदी में जो डेटा दिया है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, और साथ में मैं आपको समझाऊँ भी, राइट? तो शुरुआत हम करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से, और जो आपका 502 कोड है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस जो कर रहे हैं उनका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वाला पार्ट, कोड नंबर 502, वहाँ पर हम देखेंगे जो पहला आपका यूनिट 1 है वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है, उस पे हम चर्चा करेंगे, राइट? तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इसकी शुरुआत हम करेंगे बेसिक से, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से, राइट? और मैं कोशिश करूँगा पूरे ही जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको इंग्लिश में मैं आपको समझाऊँ, और समझाते समय मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा। बाइलिंगुअल से मेरा तात्पर्य है इंग्लिश और हिंदी मिक्स, राइट? तो देखिए, ये आपको जो आपका एमएपीएस का जो कोड नंबर 502 है, जो एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पार्ट 1 की बात करता है, ये आपका सिलेबस है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, राइट? तो कुल 13 अध्याय हैं, 13 चैप्टर्स हैं। तो धीरे धीरे हम इसको पूरा करेंगे, डोंट वरी। और बहुत लेंदी वीडियोस में नहीं बनाऊंगा, पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक को मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो आपको इफ इफ इन केस एक स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो यहाँ हम शुरू करेंगे आज फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड 502, और जो है आपकी भारतीय राजनीति व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? उसका क्या बेसिस है, राइट? आधार क्या है? देखिए, यहाँ पर है इसका इंग्लिश में सारा का सारा डेटा मैं आपके समक्ष लाया हूँ, खासकर जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको देखना है जो पूछा है बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमने पढ़ना है, राइट? और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है आपकी कॉपी में, जो यूनिवर्सिटी से ही प्रोवाइड की जाती है, जो कॉपी है, और ये कॉपी काफ़ी ऑथेंटिक है, राइट? काफ़ी जो राइटर्स हैं जैसे पी कश्यप साहब हैं, और काफ़ी ज़्यादा डीडी बासु से लिया गया डेटा है, और इलाहाबाद पब्लिकेशन का काफ़ी अच्छा डेटा है। तो ये आपके आपके सिविल सर्विसेज में भी ये काम आएगा, राइट? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसमें बताया गया है कि जो नेचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, राइट? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे दूं कि हम कहते हैं हमारा देश जो है वो एक समाजवाद की धारणा रखता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रखता है, राइट? सोशलिस्ट। जैसे हमारा देश सेक्युलर है, जिसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा नेचर है हमारे संविधान का, वो हम इसमें देखेंगे, राइट? डिटेल में देखेंगे। और जिससे कि क्या होगा कि जब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, तो अगर हम उसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें आसानी होती है, राइट? और नेक्स्ट हमें जो बुलेट पॉइंट मिलता है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर कहीं न कहीं हम क्लियर करेंगे दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंक्लूडेड नॉट ओनली दोज़ एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड व्हिच आर अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ अवर कंट्री। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हमारा संविधान बना था तो 60 देशों के आसपास के संविधानों को पढ़ा गया था, और जो भी हमारे देश की उस समय स्थिति थी, संस्कृति थी, ज्योग्राफिकल फीचर्स थे हमारी कंट्री के, उस हिसाब से हमारे संविधान में जो नियम थे उनको जोड़े गए। एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, आप सभी जानते हैं भारत में सबसे बड़ी समस्या प्राचीन समय से रही है, और आज भी हमें दिखती है कहीं न कहीं, वो है आपकी जातिवाद, कास्टिज़्म, राइट? जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत में काफ़ी लार्ज लेवल पे आपको डाइवर्सिटीज़ दिखती हैं, राइट? डाइवर्सिटीज़ दिखती हैं, भिन्नताएँ दिखती हैं। जैसे कि अगर मैं धर्म की बात करूँ तो धर्मों में ही हमें काफ़ी डाइवर्सिटीज़ दिखती हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट? क्रिश्चियनिटी, इस तरह से।
और विद इन द रिलीजन ऑल्सो हमें कास्ट के रूप में डाइवर्सिटीज़ दिखती हैं। अगर मैं हिंदू रिलीजन को लूँ, तो हिंदू में वी हैव ब्राह्मण्स, वी हैव क्षत्रियस, वी हैव वैश्यास, वी हैव शूद्रस, और फिर जहाँ सबसे नीचे जो जिनको अछूत बोला जाता था, दलित वर्ग, वो हमें दिखता है, राइट? तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी डाइवर्सिटीज़ थी हमारे भारत में, जो आज भी हमें दिखती है, नो डाउट। हालाँकि आज ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई ऐसी कोई छुआ-छूत करते हुए दिखता है, तो अंडर आर्टिकल 17 वो एक पनिशेबल एक्ट बनता है। तो मेरा यहाँ समझाने का तात्पर्य ये है कि इतनी जब डाइवर्सिटीज़ होती है, तो सबको एकजुट रखना है, सबको यूनाइट होके रखना है। तो ज़्यादातर जो राज्य होते हैं, वो अपने आप को सेक्युलर सिद्धांत में अपनाते हैं, ठीक है? यानी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन। और साथ में ही हमारा जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने आर्टिकल 25 से लेकर 28 हमें दिया, जिसके तहत ये है कि भारत के लोगों को चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको आज़ादी दी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो भारत की स्थिति थी, जो नियम भारत की स्थिति में सही बैठते थे, उन्हीं नियमों को लिया गया, राइट? और ये बात भी याद रखेंगे, जब संविधान बन रहा था, तो अराउंड 60 कंट्रीज़ के 60 कंट्रीज़ के संविधानों को पढ़ा गया, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आगे हम देखेंगे जो थर्ड पॉइंट हमारा, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं मल्टी पार्लियामेंट्री रूल, फेडरल रूल और यूनिटरी रूल, ठीक है? मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, यानी कि जब हम किसी तंत्र की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें अलग-अलग एक एक सिस्टम होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ, डेमोक्रेसी को अगर मैं एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में लाऊं, अब मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। मॉडर्न डेमोक्रेसी को बस इतना याद रखिएगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं। अब इसको दो में बांटा जाता है। एक है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो यूएस में आपको दिखती है। एक है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो आपकी यूके में दिखती है, राइट? और भारत ने अपने आप को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रखा। और कहीं ना कहीं भारत ने जो अपना स्ट्रक्चर है, अपनी जो संरचना है, उसको फेडरल रखी, यानी कि संघवाद ढांचे में रखी, ठीक है? तो ये भी हम आगे बढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बता नेक्स्ट स्लाइड में हमें जो ये फर्स्ट पॉइंट है वो बताता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम एंड प्लेस। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो संविधान बनाया जाता है किसी भी देश का, उस समय देश की क्या स्थिति है, अर्थात व्हाट इट मीन्स कि देश में कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो उस हिसाब से इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए संविधान बनाया जाता है, राइट? जैसे मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ कि भारत में डाइवर्सिटीज़ अधिक होने के कारण भारत ने इसको सेक्युलर देश रखा, राइट? अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर आप देखिए, सिंस द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी कंट्री आर डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, एवरी कंट्री आर डिफरेंट। अगर कल्चर वाइज देखें, जो पश्चिम देश हैं, वहाँ पर आप जो बीफ होता है, जो गाय का मीट होता है, वो आप खा सकते हैं। पर अगर वही आप भारत में सनातन धर्म की बात करें, तो वो एक एक पाप की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक? इट विल बी अ सिन, राइट, एज पर सनातन धर्म। तो इस तरह से हमें दिखता है कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं, राइट? कोई डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। और ज़्यादातर जो पश्चिम के देश हैं यूरोप के, वो डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। वैसे ही समाज भी ज़्यादातर आप सभी जानते हैं, धर्मों के आधार पे समाज विभाजित होता है, ठीक है? तो ज़्यादातर पश्चिम में हमें एक ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी दिखती है। वहीं भारत को लूँ, तो भारत में तो आप जानते ही हैं कि अलग-अलग धर्मों के लोग हमें भारत में दिखते हैं। और भारत में काफ़ी धर्म जो हैं वो पैदा भी हुए हैं, वो उत्पन्न भी हुए हैं। उन्होंने बर्थ भी लिया है, जैसे सिखिज़्म है, जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, राइट? तो भारत की तो ये खूबसूरती है, ठीक है? तो ये बात इसमें बताई गई है कि जो आपके पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, या जो सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, या सांस्कृतिक होते हैं, वो सभी देश के अलग-अलग होते हैं। तो इस संविधान बनाते समय इन बातों का ध्यान दिया जाता है, राइट?
और यहाँ पर जो आपका थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है वो है ड्यू टू दिस डिफरेंसेस इट इज़ पॉसिबल दैट इफ अ सिस्टम इज सक्सेसफुल इन वन कंट्री इट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन द सेम फॉर्म। मतलब ये है कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि जैसे भारत की जब आलोचना की गई थी भारत के संविधान की, तो कुछ जो प्रसिद्ध आलोचक थे, जो फेमस क्रिटिसाइजर थे, उन्होंने कहा था कि भारत ने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ तक आरोप लगा था कि जो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया था, उसका लगभग 70% भारत के संविधान में कॉपी किया गया। यानी कि आज का जो भारत का संविधान है, सी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो आजकल जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है, जो अंग्रेजों ने बनाया। तो इस तरह की आलोचना की गई है। देखिए जो ये बात कही जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का काफ़ी वेटेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब काफ़ी कॉपी किया गया है। तो कॉपी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए, उसके पश्चात उसको लागू किया गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण सहित बताता हूँ, आई विल गिव यू वन फैक्ट। जैसे अगर मैं बात करूँ रेज़िडुअरी पावर की, रेज़िडुअरी पावर मतलब होता है ऐसी पावर जिसको कहीं अभी अ, बताया नहीं गया है। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास शेड्यूल 7 है, अनुसूची 7 है, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर कर रखा है। सेंटर को कुछ पावर दे रखी है, स्टेट को कुछ पावर दे रखी है, और कुछ एक ऐसी पावर है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलके कानून बनाते हैं, राइट? तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो इनमें जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं, कभी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसके बारे में कहीं भी दर्शाया नहीं गया है, यानी कि ना वो सेंटर में दर्शाया है, ना स्टेट में दर्शाया है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट से मेरा मतलब है जहाँ पर सेंटर और स्टेट मिलके कानून बनाते हैं, वहाँ भी नहीं दर्शाया गया है, तब वो रेजिडुअरी पावर में आ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से जो रेजिडुअरी पावर थी वो वाइसरॉय के पास थी। किसके पास थी? वाइसरॉय के पास। और वाइसरॉय एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता था, कार्यपालिका का हिस्सा होता था। परंतु हमारे संविधान में जो रेजिडुअरी पावर है वो उसमें अधिकार दिया गया है संसद को, पार्लियामेंट को। और आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट जो है वो एक व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव का पार्ट है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये जो आलोचना की गई है कि 70% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उस पे उसी का कॉपी किया गया है हमारे संविधान में। तो ये बिल्कुल निरर्थक आलोचना है, ये बिल्कुल गलत क्रिटिसिज्म है, राइट? आगे देखते हैं। इस स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। इफ वी सी द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टडीड द प्रिवेलेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड at the time of making the constitution have laid emphasis on the adoption of important provisions। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने बताया था कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। तत्पश्चात उसके बाद हमारा जो संविधान सभा के निर्माता थे उन्होंने जो जो अहम नियम थे, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे, उन्हीं प्रोविजंस को लिया। और उसमें भी भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो जो एक 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 जोग्राफिकल फीचर है, राइट, उसके हिसाब से उन नियमों को थोड़ा सा ऑल्टर करके अपनाया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन अवर कंट्री द पार्लियामेंट्री रूल ऑफ ब्रिटेन हैज़ बीन फॉलोड बट इट्स यूनिटरी रूल हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ एवी डाइसी के बारे में, एवी डाइसी, ठीक है, ये एक काफ़ी अच्छे फिलोसफर रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, काफ़ी अच्छी थ्योरीज दी है इन्होंने। तो इनमें इन इन एवी डाइसी ने ही एक रूल ऑफ लॉ की थ्योरी दी है, रूल ऑफ लॉ। एक ये डॉक्ट्रीन है रूल ऑफ लॉ, डॉक्ट्रीन मतलब सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ उसमें इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला कि कोई भी आर्बिट्रेरी रूल नहीं होगा, आर्बिट्रेरी रूल नहीं होगा। आर्बिट्रेरी मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं, जैसे मानते हैं कोई पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के पास कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी। एब्सोल्यूट पावर से मेरा मतलब है पूरी शक्ति नहीं होगी। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं कि पुलिस वाले केवल आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और 24 घंटे के भीतर उनको आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है, राइट? तो इस तरह से कोई भी आर्बिट्रेरी रूल नहीं होगा। दूसरा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो कानून की देवी है उनके आँख में पट्टी होती है, वो इसी इक्वेलिटी बिफोर लॉ की डॉक्ट्रिन से बाहर आया है। इसका मतलब होता है कि कानून के समक्ष चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, राइट? जो हमारे वर्तमान के आर्टिकल 14 में हमें दिखता है, आर्टिकल 14 में हमें दिखता है।
और जो तीसरा है, तीसरे में अगर हम देखेंगे एबी डाइसी ने ज़्यादा शक्तिशाली बना रखा है पार्लियामेंट को, ठीक है? पार्लियामेंट को, जो कि भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में जो सबसे पावरफुल है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो एबी डाइसी के पहला और दूसरा रूल तो हमने लिया है, पर तीसरा नहीं लिया है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत में अलग-अलग भिन्नताएँ होने के कारण, अलग-अलग डाइवर्सिटीज़ होने के कारण हम किसी संस्थान को पूरी शक्ति नहीं दे सकते थे। हमने जो पूरी शक्ति दी है, वो दी है संविधान को, ठीक है? जैसे कि संविधान, क्योंकि संविधान तो देखिए कोई इंसान तो है नहीं, क्योंकि इंसान में लालच होता है, राइट? परंतु जैसे जब मैं आपको फ़िलॉसफ़ी पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं रूसो के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो रूसो ने एक जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है, तो जनरल विल में ही एक एक्चुअल विल होती है। एक्चुअल विल का मतलब होता है जिसमें इंसान मेरा-मेरा बहुत करता है। तो देखिए इंसान है वो मेरा-मेरा तो करेगा ही ना, तो इस कारण क्या होता है कि हमारे संविधान में, माफ़ कीजिएगा, हमारा जो तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, वहाँ पर हमने जो एब्सोल्यूट पावर दी है, वो हमारे संविधान को दी है। और संविधान क्या है? संविधान तो एक एक अमूर्त है, एक कल्पना है, ठीक है? मतलब एक किताब है, वास्तविकता तो उसका एक अगर मैं उसका मानव चरित्र से कंपैरिज़न करूँ, ह्यूमन से कंपैरिज़न करूँ, तो वो ह्यूमन से कंपेयर तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, जो स्टेट होता है, यानी कि जो राज्य है, जो एक संविधान से चलता है, वो एक इमेजिनेशन है, अमूर्त है। इसीलिए क्या होता है कि राज्य का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट को भी 5 साल में अपने आप को हर साल सिद्ध करना पड़ता है, हर 5 साल में, ठीक है? आप जानते ही हैं 5 साल में चुनाव होते हैं। डोंट वरी, ये सब आगे आप सीखने वाले हैं। ये सब मैं आपको एक आसान तरीके से सिखाऊँगा, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बताया, जैसे ये फेडरल सिस्टम है ना, ये यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है। इस वाले पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि उस समय जो मॉडर्न डेमोक्रेसी थी, मॉडर्न डेमोक्रेसी मैं बता चुका हूँ। मॉडर्न डेमोक्रेसी मतलब होता है जहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, उसको मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं। ये 2 में डिवाइड होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, जो यूके में है, एक है प्रेसिडेंशियल, जो यूएसए में है, राइट? तो हमने, भारत ने यूके की अपनाई है, ठीक है? अब यूके में अपनाया है, पर यूके में जो यूनिटरी वाली जो फीचर होता है, यूके में यूनिटरी यानी कि एकात्मक वाला फीचर होता है, पर हमने भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को रखा है। फेडरल मतलब संघवाद। और फेडरल की जो एक फीचर होता है, ये होता है कि इसमें मिनिमम 2 सोवरेन गवर्नमेंट होती हैं। सोवरेन मतलब एब्सोल्यूट पावर होती है जिनके पास। तो इसीलिए भारत में हमें 2 सरकारें दिखती हैं, एक केंद्र स्तर पे जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एक राज्य स्तर पे जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है? हालाँकि अब हमें पंचायत भी दिखती हैं, परंतु ज़्यादातर हम अभी 2 ही सरकार बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पर देखिए, जो यूनिटरी फीस सिस्टम है वो भारत ने नहीं लिया है, क्योंकि भारत में अलग-अलग डाइवर्सिटीज़ होने के कारण ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यूनिटरी सिस्टम हम रखें, तो हमने क्या रखा? फेडरल सिस्टम, ठीक है? इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है, डोंट वरी, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रखा है, देखिए सेकंड वाले पे, सिंस ज्योग्राफिकल, सोशल एंड कल्चरल कल्चरल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन आवर कंट्री, तो इतनी डाइवर्सिटीज होने के कारण हम एक यूनिटरी, यानी कि यूनिटरी का मतलब होता है जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट होती है, ठीक है? वो बड़ा मुश्किल था भारत की डाइवर्सिटी के कारण। वी हैव ऑप्टेड फेडरल सिस्टम। आगे देखते हैं। देयरफॉर टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये मैं बता चुका हूँ। तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत थी, तो सभी को रिप्रेजेंट करना था, तो इसीलिए हमने फेडरल गवर्नमेंट का एक एक सिस्टम रखा। जैसे कि आज भी आप देखेंगे, मणिपुर साइड जाएंगे, या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो उन्हीं की गवर्नमेंट हमें दिखती है, ठीक है? जैसे हम रेसिज्म की बात करें, जो बायोलॉजिकल फीचर हैं वो आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट में भी आपको दिखेंगे, राइट? क्योंकि ज़्यादा बेहतर आप जिस 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 प्लेस के आप होते हैं, जिस रीजन के आप होते हैं, आप उस रीजन से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, राइट? और डाइवर्सिटी में अच्छा खासा गवर्नेंस होता है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? एक ही को पावर देना जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो वो एक समझदारी वाला स्टेप नहीं होता है, राशनल स्टेप नहीं होता है। और ये अंत में क्या है इसमें? यस, बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड गॉन थ्रू दी सैड एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन, क्योंकि हमारे देश ने पार्टीशन भी झेला था, आप सभी जानते हैं। अगर पंजाब और बंगाल की बात करूं, तो यहाँ पर हमने पार्टीशन देखा था, राइट? आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है। हियर वी वांट टू मेक इट क्लियर दैट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो स्टार्ट विद द प्रेम्बल। देखिए प्रेम्बल
इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब आगे कि भैया 13 दिसंबर 1946 को, आई रिपीट यहाँ पर लिख देते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, ठीक है। रुकिए, इसको ऐसे देख लेते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन बना देते हैं। देखिए देखिए 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, नेहरू जी हैं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, जिसे हिंदी में हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसमें ये बताया गया था हमारे जो जो संविधान बनाया जाएगा उसका क्या चरित्र होगा, क्या नेचर होगा, क्या उसका उद्देश्य होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस तरह से। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमें दिखती हैं, जो 22 जनवरी 1947 को कंसेंसस से पास हुआ। कंसेंसस मतलब होता है एक मत, मतलब सभी ने इसमें हामी भरी, सभी लोग इसमें जो बातें दर्शाई गई थी सब उससे संतुष्ट थे। और यही हमें दिखता है आगे चलकर कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये वाला है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चलकर प्रेम्बल का रूप लेता है, प्रेम्बल का रूप लेता है। और हमारे संविधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें आप देखेंगे उसकी शुरुआत ही प्रेम्बल से होती है, और प्रेम्बल को ही हिंदी में उद्देशिका कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शुरुआत इसकी होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular, डोंट वरी, इसमें हम सब चर्चा करने वाले हैं, ये सारा हम देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है ये, ठीक है। और जब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें हमारा जो संविधान है वो बेहतर तरीके से समझ में आने लगता है, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा, जो खासकर इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, क्योंकि आई हैव सीन दैट कि कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि हिंदी में ही नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मेरा जो अनुभव है, राइट, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो और इस तरह से ये वीडियो मैं लाता रहूँगा, डोंट वरी, और जितने भी विषय हैं आपके, डोंट वरी, सभी में वीडियो आते रहेंगे। तो यहीं से मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। जय हिंद।